नमस्कार, हमारे इस खास शो 3 at 3 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा वातन, मेरे सहयोगी सईद अंसारी और श्वेता झा भी इस बुलेटिन में मेरे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन एक बार फिर से हम हाजिर हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें लेकर, जिनका सीधा आपसे सरोकार है। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे क्यों एक और टीवी स्टार समीर शर्मा ने खुदकुशी कर ली है। इस खबर के पूरे डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। बॉलीवुड में इसे लेकर हड़कंप मचा हुआ है। सही, हम आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे मुंबई की स्थिति, क्योंकि मुंबई में जोरदार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से मुंबई बेहाल है, जबरदस्त परेशान। लेकिन आपको बता दें, इससे पहले हम शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। उनके कॉल डिटेल्स से कई बड़े राज खुलकर सामने आए हैं। आपको हम बता दें कि सुशांत को लेकर कई बातें सामने आ रही थी, लेकिन अब एक नया खुलासा हुआ है कॉल डिटेल को लेकर के। आपको हम बताते हैं इस कॉल डिटेल ने किस तरह से बड़े बड़े राज खोले हैं। और साथ ही सुशांत सुसाइड मामले में रिया को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो दरअसल हैरान करने वाले हैं। पारिवारिक सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि रिया और उनका परिवार सुशांत को मेंटल हॉस्पिटल भेजना चाहता था। रिया लगातार सुशांत पर दबाव बनाती रहती थी। नवंबर में सुशांत ने अपने घर वालों से बातचीत की। कहा जाता है कि उन्होंने मदद मांगी अपने परिवार से। रिया नहीं चाहती थी कि सुशांत अपने घर वालों से मिले। ये सुशांत के चंडीगढ़ दौरे से भी साफ होता है। जनवरी में सुशांत अपनी बहन के पास चंडीगढ़ गए तो रिया ने महज 5 दिन के अंदर उन्हें 25 कॉल किए और उन पर मुंबई लौटने का दबाव बनाया था। सुशांत को घर वालों के साथ देखकर खुश नहीं थी रिया। सुशांत ने अपने घर वालों से मांगी थी मदद। घर छोड़ने के बाद से रिया ने सुशांत से एक बार भी नहीं की बात। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और सुसाइड को लेकर उठते सवालों में नया ट्विस्ट आ गया है। रिया से जुड़ा एक एक राज खुल रहा है, सच सामने आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि रिया सुशांत को मेंटल अस्पताल भेजना चाहती थी। सुशांत रिया के खतरनाक इरादे भांप चुका था और इसी के चलते उसने नवंबर में अपने परिवार से मदद भी मांगी थी। वो लगातार अपनी गर्लफ्रेंड से दूर रहना चाहता था, लेकिन रिया उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। खुलासे के मुताबिक इस साल जनवरी में जब सुशांत अपनी बहन के पास चंडीगढ़ गया तो रिया ने 5 दिनों में 25 कॉल किए थे। नए खुलासे से रिया पर और शिकंजा कसने वाला है। दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय एक्शन में है। ईडी सुशांत से जुड़े लोगों से या तो पूछताछ कर चुकी है या फिर समन देकर बुलाया है। सबसे अहम पूछताछ शुक्रवार को होनी है। रिया को मुंबई के ईडी दफ्तर में हाजिर होना है। 7 अगस्त को होने वाली पूछताछ से ईडी कई राज रिया से उगलवाना चाहती है। जांच एजेंसी रिया से पूछेगी कि सुशांत के खाते से 15 करोड़ के लेन देन के आरोपों का सच क्या है। आपने जो कंपनियां अपने भाई शौविक के साथ मिलकर बनाई, उसके लिए क्या सुशांत ने पैसे दिए थे? अगर सुशांत ने कंपनियों के लिए मदद किया था तो कितना? क्या आप सुशांत का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रही थी? सुशांत के साथ रहते हुए आपने उनसे कितने पैसे लिए? क्या आपको पता था कि आपके भाई के अकाउंट में सुशांत ने पैसे डाले थे? सुशांत के खाते से 8 लाख से ज्यादा रुपए शौविक के खाते में ट्रांसफर किए गए थे, वो भी सिर्फ नवंबर 2019 में। लिहाजा ईडी रिया से एक एक राज जानना चाहती है। सुशांत के घर वालों ने रिया चक्रवर्ती पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके लिए ईडी ने एक दिन पहले ही सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की। आज लगातार दूसरे दिन सैमुअल सवाल जवाब के लिए ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। इससे पहले सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से 3 अगस्त को सवाल जवाब हो चुका है और रिया के सीए रितेश शाह से आज मुंबई में पूछताछ होनी है। रिया के सीए से ईडी पूछताछ कर यह जानना चाहती है कि आखिरकार 2019 और 2020 में रिया के अकाउंट में कितने पैसे और कहां से आए। ईडी कहीं ना कहीं यह भी जानने की कोशिश करे कि आखिरकार सुशांत के बैंक खातों से रिया के बैंक खातों में कितने पैसे ट्रांसफर किए गए। वैसे आरोपों में घिरी रिया बार बार खुद को बेगुनाह बताती रही है।
I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyam Jayate. The truth shall prevail. रिया का ये बयान उनके वकील ने जारी किया था। खुद उनका अता पता नहीं है, लेकिन इधर बिहार पुलिस ने मुंबई से पटना लौटने का प्लान बनाया और रिया मुंबई में अपने प्राइम रोज अपार्टमेंट वाले घर पर लौट आई। मुंबई से सुजीत झा, दिव्येश सिंह, मुस्तफा शेख और दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत केस में लगातार नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। ये गुत्थी उलझती जा रही है। प्यार, पैसा, ब्लैकमेलिंग के नए नए एंगल हर रोज सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी सुशांत सुसाइड मामला एक बड़ा प्रश्न चिन्ह, एक बड़ी गुत्थी श्वेता बनी हुई है। बिल्कुल सही जी, आपने सही कहा। और इस पूरे मामले में जांच के लिए पटना पुलिस दरअसल मुंबई गई थी, आपको पता होगा, लेकिन अब पटना पुलिस जो है वो वापस लौट आई है, वो पटना वापस लौट आई है मुंबई से। हालांकि पटना सिटी एसपी अब भी मुंबई में ही क्वारंटीन है और इस पर भी जबरदस्त बवाल हुआ है। राजनीतिक हलकों में भी ये सवाल पूछा गया कि आखिर पटना के सिटी एसपी जो गए थे मुंबई जांच के लिए, उन्हें क्वारंटीन क्यों किया गया। नेहा। बिल्कुल श्वेता, और बिहार के डीजीपी इस बात को लेकर बेहद मुखर भी रहे हैं। अपने तमाम इंटरव्यूज में उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि इस तरीके से आप हमारे अफसर को क्वारंटीन नहीं कर सकते हैं। मुंबई पुलिस के इस रवैये से बिहार के डीजीपी खफा हैं, वो इस मामले को कोर्ट में मोड़ सकते हैं। गए थे सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड की गुत्थी सुलझाने, लेकिन मुंबई से लौट आए बैरंग। मुंबई पुलिस से नहीं मिला सहयोग तो बिहार पुलिस की टीम को पटना की फ्लाइट पकड़नी पड़ी। हमारे संवाददाता सुजीत झा भी इस टीम के साथ मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे। हालांकि इस टीम ने बातचीत तो की, लेकिन जांच का खुलासा करने से इनकार कर दिया। करीब 11 दिनों तक यहाँ पर इन्होंने तहकीकात की सुशांत सिंह राजपूत मामले की। ये सर ये बताइए, कुछ आप लोगों को कुछ अहम सबूत मिला, कुछ तरह का, कुछ थोड़ा सा कोई इस तरह का, कितने लोगों से पूछताछ की, क्या कुछ? चलिए, नाम तो सीबीआई के पास चला गया, वो करेंगे, कुछ कहना कोई ठीक नहीं रहेगा। तो मामला सीबीआई में चला गया। आप देख सकते हैं कि मुंबई एयरपोर्ट पर ये 4 सदस्यीय टीम लौट रही है। बिहार पुलिस की ये टीम 27 जुलाई को मुंबई पहुंची थी। मुंबई में 11 दिन में 12 लोगों का बयान रिकॉर्ड किया गया, लेकिन जब मुंबई पहुंचे पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को बीएमसी ने क्वारंटीन किया तो सारा माजरा ही बदल गया। जिसके बाद मुंबई पहुंची 4 सदस्यीय बिहार पुलिस की टीम को यहाँ वहाँ छुप कर रहना पड़ा। इसके बाद आखिरकार पटना लौटने का फैसला किया गया। पटना पहुँचते ही हमारे संवाददाता रोहित कुमार सिंह का सामना बिहार लौटी जाँच टीम से हुआ। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जांच करने के लिए मुंबई गई पटना की 4 सदस्यीय टीम वापस पटना लौट चुकी है। यहां आप देख सकते हैं जो 4 अधिकारी हैं, वो सभी अधिकारी जो हैं यहां लौट चुके हैं। लीड मिला है, कुछ जानकारी मिली आप लोग को? अपने सीनियर्स को बताया, लेकिन कुछ आप लोग को पॉजिटिव आप लोग को मिला है, उसमें कुछ केस में सफलता तो कुछ मिली है? इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, प्लीज। कुछ सफलता मिली? सफलता मिली है। मुंबई से बिहार की टीम तो लौट आई, लेकिन एसपी विनय तिवारी अब भी गोरेगांव के गेस्ट हाउस में क्वारंटीन है। बिहार पुलिस की तरफ से 2 चिट्ठी मिलने के बावजूद बीएमसी ने साफ कर दिया है कि 14 दिन क्वारंटीन पूरा होने के बाद ही उन्हें रिलीज किया जाएगा। इससे बिहार पुलिस बुरी तरह खफा है। बिहार के डीजीपी ने कहा कि इस मामले में वो कोर्ट का रुख कर सकते हैं। आज भर और इंतजार करेंगे, उसके बाद हम लोग कल ये तय करेंगे कि क्या करना है। कोर्ट भी जा सकते हैं, एक ऑप्शन वो भी है, लेकिन ये तय करेंगे आज भर इंतजार करने के बाद और महाधिवक्ता से राय लेने के बाद। आईपीएस विनय तिवारी को जिस तरीके से मुंबई में क्वारंटीन किया गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुंबई पुलिस को फटकार लगाई। 50 दिन बीत गए, लेकिन सुशांत सिंह सुसाइड का मामला अब भी 14 जून को जहां था वहीं अटका है। बिहार सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं, केंद्र ने मान भी लिया है, लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस अब भी इस पर चुप्पी साधी हुई है। अब ऐसे में सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर आकर टिक गई है। मुंबई से सुजीत झा के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।
तो जाहिर तौर पर बिहार पुलिस इस मामले में अभी तक कोई भी खुलकर टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि जांच का विषय है और अभी भी जांच की जा रही है। लेकिन रिपोर्ट में वो क्या कहती है, इस केस को फॉलो कर रहे हर शख्स को इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल तो इस केस में नित नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए किरदार इसमें जुड़ते जा रहे हैं। सईद, बिल्कुल, क्योंकि अब नेता और अभिनेता भी इसमें आ गए हैं और नेता अभिनेता दोनों आमने सामने हैं। बीजेपी के नेता नारायण राणे ने सुसाइड इस केस में सुशांत सिंह के एक नया मोड़ उस समय ला दिया जब उन्होंने कहा कि आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली से इस मामले में पूछताछ होनी चाहिए। ये इस केस में श्वेता एक नया मोड़ है। बिल्कुल, हालांकि सईद जी, सूरज पंचोली ने सारे आरोपों को खारिज कर दिया है। दरअसल सूरज पंचोली से आज तक की खास बातचीत हुई जिसमें उनका कहना था कि उनका इस पूरे मामले से ना ही दिशा से ना ही सुशांत से उनका कोई लेना देना है। सबसे पहली बात, मेरी कोई पार्टी ही नहीं हुई, ना मैं किसी की पार्टी में गया, मैं घर पे था। दिशा मारी गई, फिर सुशांत मारा गया, उसमें बीच का कनेक्शन सूरज है। ना मैं दिशा को जानता था, सुशांत को जानता था मैं, पर उससे 1-2 बार मिल चुका। आई डोंट केयर व्हाट मिस्टर नारायण राणे इज सेइंग, ओके? सच के आसपास वाला झूठ पकड़ना मुश्किल होता है। कितनी अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री अजीबोगरीब रिश्ते की कहानी में तब्दील होती जा रही है। पैसा, प्यार, पार्टी और 2 लोगों की मौत की मिस्ट्री। कितनी अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। मैं बोला ना, हत्या हुई इसकी, दिशा सालियान और इसकी दोनों की हत्या हुई है। मैं बोला ना, हत्या हुई इसकी, दिशा सालियान और इसकी दोनों की हत्या हुई है। राणे का आरोप है कि न सिर्फ सुशांत का मर्डर हुआ बल्कि उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की भी हत्या हुई और इस हत्या का कनेक्शन उसी नेता से है जो 13 जून की पार्टी के बाद सुशांत के पास पहुंचा था। नेता की वजह से ही मुंबई पुलिस इस मामले की लीपापोती कर रही है। का काम है, ऐसे नहीं कोई बचता है। इन लोग जितना बोलेंगे उतना फंसेंगे। आज 50 दिन नहीं। जिस पार्टी का जिक्र राणे कर रहे हैं उससे डिनो मोरिया इनकार कर चुके हैं। राणे के खुलासे पर आज तक ने सूरज पंचोली से जब बात की तो सूरज ने भी साफ इनकार किया कि उनके घर कोई पार्टी नहीं हुई। जो भी आज फेसबुक पे लोग लिखते हैं या यूट्यूब पे लोग जो वीडियोस बना रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में, वो न्यूज चैनल्स उठा के उसे आर्टिकल बना रहे हैं। ना मेरे घर में कभी कोई पार्टी हुई थी, ठीक है? एक मैसेज है व्हाट्सएप पे, हर जगह गया है। मुझे मेरे दोस्तों ने दुबई से, लंदन से, हैदराबाद से भेजा है कि सूरज के घर पे पार्टी हुई थी, सूरज के पेंट हाउस में पार्टी हुई थी जहाँ पे सूरज ने सुशांत, दिशा, आदित्य ये सबको बुलाया था। विद आदित्य आई मीन आदित्य ठाकरे। सबसे पहले बात, मेरे पास पेंट हाउस है नहीं। आई लिव ऑन अ फर्स्ट फ्लोर इन वर्सोवा। सोशल मीडिया में सुशांत केस को दिशा केस से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि दिशा का मर्डर हुआ, इसका पता सुशांत को चल गया था और वो ये राज ना खोल दें इसलिए सुशांत की भी हत्या हुई। इस पूरे केस में सूरज का नाम बार बार उछल रहा है और उनसे पूछताछ की मांग हो रही है। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी कहां हुई, उसका सीसीटीवी फुटेज कहां है। सुशांत केस में पेंच लगातार उलझता जा रहा है। नए नए किरदार इससे जुड़ते जा रहे हैं। सुशांत के लिए इंसाफ मांगने वालों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। दिल्ली से सुशांत मेहता के साथ आज तक ब्यूरो। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दे, सुशांत की मौत की गुत्थी अभी सुलझी नहीं है, लेकिन इस बीच कोरोना संकट और बॉलीवुड के छोटे पर्दे के एक और सितारे की खुदकुशी का मामला सामने आ गया है। जी हां, कहानी घर घर की सीरियल से मशहूर टीवी एक्टर समीर शर्मा ने अपने घर में ही पंखे से लटक कर जान दे दी है। मलाड पुलिस ने इस मामले में
मामला दर्ज भी कर लिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अब ये जो नया मामला सामने आया है और बॉलीवुड में इस तरह के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं, तो आखिर क्या है इस मौत के पीछे की भी वजह? आपको हम बता दें, आज ही ये खबर सामने आई और एक बार फिर से ये खबर झकझोरने वाली है कि आखिर बॉलीवुड में क्या हो रहा है। छोटे पर्दे के सितारे की खुदकुशी का मामला एक बार फिर से सबको विचलित करता है। अमित त्यागी हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आपसे सुबह भी बात हो रही थी, तब से लेकर अब तक कोई नए इनपुट्स, नई जानकारी इस मामले में? जी, नया तो यही है कि मलाड पुलिस ने इसको एक्सीडेंटल डेथ का करार दिया है। खासकर मतलब उनकी जो मौत संदिग्ध परिस्थिति में हुई है, वो तो अभी उनके अगर इंस्टाग्राम पोस्ट देखें तो वो तो अभी 2 दिन पहले सुशांत की मौत पर पूरा इंसाफ की गुहार लगा रहे थे, पुणे घूम रहे थे। फिर अचानक क्या हुआ कि 2 दिन पहले जो उनकी अकॉर्डिंग टू जो सोर्सेज हैं कि 2 दिन पहले उनकी मौत हो चुकी है। ऐसा क्या हुआ कि उन्हें आत्महत्या पर वो मजबूर हो गए, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि उनके पोस्ट अगर हम देखें सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव थे, उनकी सीरियल की शूटिंग भी शुरू हो गई थी। सबको इंतजार था कि उनका ट्रैक अगले हफ्ते से शुरू होने वाला था। ये रिश्ते हैं प्यार के में वो शौर्य का किरदार निभाते हैं। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो उन्हें आत्महत्या करनी पड़ गई? तो ये एक सवाल है जिसकी पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल ये एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज किया जा चुका है कि मलाड में अपने घर में उन्होंने जो उनकी मौत हुई है। लेकिन इसे पूरी इंडस्ट्री एक बार फिर से शॉक्ड है। अमित, कोई सुसाइड नोट पड़ोसियों ने कुछ देखा हो, उनके हवाले से कोई जानकारी? जी नहीं, कोई सुसाइड नोट अकॉर्डिंग टू पुलिस तो नहीं है। लेकिन जो उनसे जुड़े हुए लोगों से, जितने भी लोगों से, कलाकारों से मैं बात कर रहा हूँ, समीर को मैं भी जानता था बतौर कलाकार। वो कई सालों से 10-12 सालों से ढेर सारे सीरियल्स में काम कर चुके हैं। सबको बहुत शौक लगा है कि क्यों, मतलब वही वजह कि आखिर क्यों कि ऐसा क्या हो गया। लेकिन जो पीछे उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, 1.5 साल पहले भी वो 9 महीने का ब्रेक लेकर बैंगलोर चले गए थे। तो वो एक बीमारी से जूझ रहे थे। ये तो था कि उस बीमारी की वजह से उन्होंने आत्महत्या की। ये तो सबने यही कहा कि वो खुद मेडिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। चूंकि आप बॉलीवुड की रिपोर्टिंग करते हैं, आप मुंबई में सीरियल्स में जो तमाम सितारे हैं उनसे भी काफी क्लोजली आप उनके साथ संपर्क में रहे हैं। डिप्रेशन एक बहुत बड़ी वजह वहां पर मानी जाती है, सीरियल्स का कम मिलना, काम कम मिलना, तमाम तरह की बातें। इस बीच क्या ये भी कोई एक वजह हो सकती है? उनके परिवार वाले क्या कह रहे हैं या फिर आपको और कुछ जानकारी? जी, ये वजह हो सकती है क्योंकि जो 4 महीने का लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग डिप्रेस थे। मैं रियल लाइफ किससे जानता हूँ, कलाकार बहुत डिप्रेस थे कि क्या होगा, शूटिंग के बाद हमारे सीरियल बचेंगे नहीं बचेंगे। ये एक वजह हो सकती है फ्रस्ट्रेशन की, क्योंकि समीर को लॉकडाउन के बाद उनके शो में नहीं बुलाया गया था, उनका ट्रैक अभी शुरू नहीं हुआ था। और जैसा मैंने कहा, मेडिकल प्रॉब्लम से भी जूझ रहे थे। और इस साल 2020 की बात करें तो कुशाल पंजाबी एक अभिनेता थे, बहुत सीनियर अभिनेता थे, उन्होंने भी खुदकुशी की थी। मतलब साल 2020 की शुरुआत एक मौत से आई। और ऑफकोर्स सुशांत सिंह राजपूत का मामला सबके सामने है। तो ये एक बड़ी वजह होती है, प्रेशर, शो नहीं मिलने की, चाहे फिल्में हो, शो, एक इंडस्ट्री जो दिखती है चकाचौंध, उसके पीछे जो फ्रस्ट्रेशन होती है कलाकारों की, पर्दे के पीछे के काम करने के लोगों की, वो एक वजह थी। और ये लॉकडाउन ने उस कहीं ना कहीं लोगों की इस फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ाया। एक अनसर्टेनिटी थी सबके मन में कि आगे होगा क्या। शूटिंग शुरू हुई है, धीरे धीरे है, लेकिन अभी पूरी तरह शूटिंग नहीं शुरू हुई है। कई कलाकार शूट कर रहे हैं, कई नहीं कर रहे हैं। तो नहीं कर रहे हैं, उनके मंदिर में अभी भी है। अयोध्या में रामलला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में प्रवास करेंगे। भूमि पूजन के साथ मंदिर के निर्माण का आगाज हो गया है। देश से लेकर विदेश तक इस ऐतिहासिक मौके पर भक्त झूम रहे हैं। सरयू तट से गंगा घाटों तक दिवाली मनाई गई। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। अयोध्या का इंतजार पूरा हुआ। रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण का आगाज हुआ तो रामनगरी जश्न में डूब गई। बरसों की मुराद पूरी होने पर साधु संतों से लेकर आम जनमानस झूम उठा। महिलाओं और बच्चों ने राम जन्मभूमि के गेट पर दिवाली मनाई। शहर जगमग है और घरों से निकले हैं लोग, महिलाएं, औरतें, बच्चे, और ये सब के सब इस समय अयोध्या में ये दिवाली मना रहे हैं। वो मौका, वो क्षण, वो खुशी के पल जिसका दशकों से लोग इंतजार कर रहे थे कि वो दिन आएगा जब राम मंदिर
बनेगा। और आज सचमुच शिला पूजन के साथ ही राम मंदिर की शुरुआत हो गई और हम आपको उस राम जन्मभूमि परिसर का वो मुख्य गेट दिखा रहे हैं जिससे आप कल जब मंदिर बनेगा तो इसी रास्ते से प्रवेश करेंगे। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं, सजा दो घर। भूमि पूजन के पहले से शुरू हुआ जश्न भूमि पूजन के बाद उत्सव में बदल गया। ये तस्वीरें सरयू तट की हैं, जहां रॉक बैंड की धुनों पर युवाओं ने जश्न मनाया। एलईडी लाइट की चकाचौंध के बीच दिव्य आभा में दमक रहा सरयू का किनारा उस एहसास को जीवंत कर रहा था जिसके लिए राम भक्तों ने न जाने कितनी कुर्बानी दी। कार सेवकरपुरम, जहां मंदिर में लगने वाली लाखों शिराओं को तराशा गया, भूमि पूजन के बाद दिव्यता का एहसास करा रहा था। जबरदस्त लाइटिंग के साथ यहां भी उत्सव मनाया गया। अयोध्या में साधु संतों का जोश आसमान पर है। राम धुन पर भाव विभोर होकर झूम रहे हैं, गा रहे हैं। हो भी क्यों ना, आखिर राम लला का अपना मंदिर जो आकार ले रहा है। ऐसा लगता है कि लोगों के मन के घुंघरू छनक उठे। अयोध्या में निर्माण शुरू होने के साथ मोदी की राम प्रतिज्ञा भी पूरी हुई तो मां हीराबेन ने घर में रंगोली बनाई और राम का नाम भी लिखा और दिए जलाकर दीपोत्सव मनाया। मंदिर आंदोलन में योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ की बड़ी भूमिका रही। अपने गुरु को मंदिर रूपी दक्षिणा देने के बाद योगी लखनऊ लौटे तो मुख्यमंत्री आवास में दिवाली मनाई गई। दिल्ली के झंडे वारान मंदिर को 825 दियों से रोशन किया गया तो हर की पैड़ी में दीपोत्सव की छटा देखते ही बनती थी। उज्जैन में महाकाल का दरबार भी असंख्य दियों की रोशनी में जगमगा रहा था। दुनिया के सबसे बड़े बिलबोर्ड में भी राम नाम की गूंज थी। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में राम मंदिर की अद्भुत छटा दिखाई दी। ये तस्वीरें ट्राफलगर स्क्वायर लंदन की हैं, जहां राम भक्तों ने राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद जमकर जश्न मनाया। इससे ऐतिहासिक दिन हमारे लिए नहीं हो सकता। सिर्फ राम मंदिर की बात होती तो अलग बात थी, ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। लंदन से लवीना टंडन, अयोध्या से कुमार अभिषेक, हिमांशु मिश्रा और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। राम मंदिर के लिए आंदोलन ने जोर पकड़ा 90 के दशक में। 1990 में आडवाणी ने सोमनाथ से रथ यात्रा निकाली। उस यात्रा के आर्किटेक्ट नरेंद्र मोदी ही थे। राम मंदिर का आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा 1992 में, जब बाबरी मस्जिद ढा दी गई। वो साल था 1990। राम मंदिर आंदोलन को धार देने के लिए बीजेपी के दिग्गज लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली। मकसद था मंदिर के पक्ष में जन समर्थन जुटाना और राजनीतिक पकड़ को मजबूत करना। रथ यात्रा की शुरुआत के लिए सोमनाथ को चुना गया। आडवाणी ने सोमनाथ में पूजा की और राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया और रथ लेकर निकल पड़े। रथ यात्रा को 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या पहुंचना था, लेकिन उससे पहले 23 अक्टूबर को ही बिहार के समस्तीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रोक दिया। आडवाणी और प्रमोद महाजन गिरफ्तार कर लिए गए। 30 अक्टूबर 1990 को रथ के साथ आडवाणी तो अयोध्या नहीं पहुंचे, लेकिन राम की नगरी में कार सेवकों का जमावड़ा लगा। यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने उन कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी। मैं राम के
के खुद ही मानने वालों में हूँ, लेकिन कानून तोड़ के या राम की जो पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे गए, तो उनकी व्यवस्था को तोड़ के, कानून को तोड़ के, मर्यादा को तोड़ करके कोई काम होगा तो क्या भगवान राम को ये पसंद होगा? बुलेटिन के इस हिस्से में खबर मुंबई की बारिश से। 2 दिन की बारिश ने मुंबई को परेशान कर दिया है। कई इलाकों में पानी भर गया है और इतनी मूसलाधार बारिश तेज हवा के साथ हुई कि बड़े बड़े पेड़ गिरे हैं, भूस्खलन हुआ है। आज भी रेड अलर्ट है। हालांकि सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन इस समय मुंबई में बारिश थमी हुई है। बिल्कुल, और बारिश ने, और आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है, जबकि मुंबई में हर बार इसी तरह का मंजर देखने को मिलता है बारिश के मौसम में। कल रात की आपको बता दें कि कल रात की बारिश ने मुंबई की जिंदगी पर मानो ब्रेक लगा दिया। कल रात जितनी बारिश हुई उससे मुंबई के कोलाबा में 46 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बिल्कुल श्वेता, और हालात इतने ज्यादा खराब हैं, कहीं अस्पताल में पानी घुस रहा है, दुकानों के अंदर पानी चला जा रहा है। साथ ही जो ट्रेन का हाल है वो भी हम सुबह से दिखा रहे हैं कि कैसे मुसाफिरों को एनडीआरएफ और आरपीएफ की टीम ने बचाया नाव का सहारा लेकर। चौबीस घंटे बारिश हुई तो टूट गए कई रिकॉर्ड। मुंबई में 2005 वाला याद आ गया मंजर। मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट आज भी है। आज भी खतरे की जद में है माया नगरी। कुदरत का कहर तो बीती रात में ही देखने को मिल गया, जब मुंबई की सड़कों पर समंदर जैसे हालात हो गए। मुंबई के लाल बाग का ये नजारा देखिए। सड़कों पर सैलाब है, लोगों के कमर तक पानी है। किसी तरह से जिंदगी बचाकर इस खतरे से निकल रहे हैं। जिस ट्रैक पर ट्रेनें दौड़ती थी वहां पानी ने अड्डा जमा लिया है। आप देखिए, मस्जिद और भाईखला रेलवे स्टेशनों के बीच 2 लोकल ट्रेन किस तरह भारी बारिश की वजह से फंस गई है। एनडीआरएफ की टीम और आरपीएफ ने 290 मुसाफिरों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया। एनडीआरएफ की टीम ने मस्जिद बंदर रेलवे स्टेशन पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। करीब 55 यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। हालात बिगड़ने लगे तो चर्च गेट इलाके में भी ट्रैक पर पानी जम गया। स्पेशल ट्रेन को रद्द करना पड़ा। कई जगहों पर पटरी पर पेड़ गिर गए। बारिश के साथ मुंबई में तेज हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाती रही। करीब 106 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की ताकत के सामने कई पेड़ों की जड़ें हिल गई। करीब 150 पेड़ यहां वहां टूटकर गिर गए। आज भी हालात बिगड़े बिगड़े से नजर आते हैं। सबसे पहले तो रेड अलर्ट दिया गया है। दूसरा, आज जब हम शहर के अलग अलग हिस्सों में जाके देख रहे हैं तो नुकसान कितना हुआ है वो देखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए, एक बड़ा पेड़ है जो बिल्डिंग के आगे गिरा हुआ है। अभी बीएमसी के कर्मचारियों को यहाँ पर आना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा और यहाँ से हटाना पड़ेगा। यह है विहार लेक का नजारा। देखिए किस तरह लेक में पानी बेकाबू हो गया है। दक्षिण मुंबई में पिछले 46 साल के दौरान इतनी बारिश नहीं हुई। बारिश ने कोलाबा इलाके में 46 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे में कोलाबा में 331.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सांता क्रूज में 162.3 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं नायर अस्पताल पूरी तरह पानी पानी हो गया। अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों की मुश्किलें बढ़ गई। मुंबई के जेजे अस्पताल के ओपीडी में पानी घुस गया। मरीज परेशान, डॉक्टर परेशान, नर्स परेशान। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक इतना पानी कैसे आ गया। लोग घंटों तक जद्दोजहद करते रहे। मुंबई के चैम्बूर की बदहाली जरा देखिए। घरों में पानी घुस गया, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मुंबई के पैडर रोड में पहाड़ दरकने लगे। भूस्खलन की वजह से बीती रात से ही हालात बिगड़ने लगे। रोड को खाली कराने का काम शुरू हो गया। तूफानी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। तो आप मान सकते हैं कि जो इंटेंसिटी रही होगी बारिश की वो कितनी ज्यादा रही होगी। तूफानी बारिश थी। 100 से ज्यादा का जो विंड स्पीड था वो 100 से 120 किलोमीटर पर आवर का था। और इस तरीके का विंड स्पीड नॉर्मल तो बिल्कुल ही नहीं है। और इस तरीके का विंड स्पीड एक तूफान की जो बारिश होती है, तूफानी बारिश जो स्टॉर्म होता है, उसकी विंड स्पीड मानी जाती है। और उसी के कारण
काफी नुकसान हुआ है, बहुत एरियाज में वाटर लॉगिंग है। 200 से ऊपर पैसेंजर्स को कल रेस्क्यू किया गया बोट्स में एनडीआरएफ की टीम्स द्वारा, क्योंकि ट्रेन्स पानी से भर चुकी थी, तो वो ट्रेन रेलवे स्टेशंस भी वाटर लॉग थे। पर आज सुबह की एक अच्छी खबर यह है कि अभी तक बारिश नहीं हो रही है। साउथ मुंबई में भी इस वक्त किसी तरीके की बारिश एक्सपीरियंस नहीं की जा रही है। हवा अभी थमी हुई है और आईएमडी का भी यही कहना है कि आज अगर बारिश हुई भी तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो उसी के साथ हम मान सकते हैं कि आज मुंबईकर्स के लिए एक अच्छा दिन रहेगा, एक सुकून भरा दिन रहेगा। पर फिर भी बीएमसी और मुंबई पुलिस ने सभी से यह आग्रह किया है मुंबईकर्स से कि अपने घरों के अंदर रहें। लो लाइंग एरियाज और कुदरत के कहर को देखते हुए बीएमसी की नींद खुली है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में, सिर्फ मुंबई ही नहीं, कई इलाकों में, कई शहरों में जोरदार बारिश हुई है। लेकिन हर बार की तरह सवाल ये कि आखिर बीएमसी पूरे साल सोती क्यों रहती है? नेहा, बिल्कुल श्वेता, ये सवाल उठना लाजमी इसलिए भी है क्योंकि हर साल इसी तरह की तस्वीरें, इसी तरह का मंजर हम देखते हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है पिछले 46 साल का रिकॉर्ड इस बार बारिश ने तोड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद मुंबई, ठाणे, पुणे और पालघर में बारिश का रेड अलर्ट है इस वक्त। महाराष्ट्र के हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की और हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। सर बिल्कुल नेहा, 2005 की वो कयामत की बारिश का मंजर लोगों को याद इस बार आ रहा है। सरकार ने, उद्धव सरकार ने मुंबई वासियों को साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो तो आप अपने घरों से बाहर न निकलें। एनडीआरएफ की 16 टीमों की तैनाती इस बात का संकेत और इस बात का प्रमाण है कि मुंबई में स्थिति बहुत खराब है। गिरगांव, ग्रांट रोड, बांद्रा, जेजे हॉस्पिटल, महालक्ष्मी, दादर, किंग सर्कल, कुर्ला, नाम जोड़ते जाइए और बर्बादी का मंजर देखते जाइए। मुंबई का कोई इलाका नहीं जहां कुदरत की तबाही ना मची हो। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई तो कहीं पेड़ टूट गए तो कहीं इलाका दरिया दरिया हो गया, कहीं सड़कें दरक गई तो कहीं पहाड़ों का सीना फटकर मलबा सड़कों पर बिखर गया, कहीं अस्पतालों में पानी भर गया, कहीं ट्रेन फंस गई। कुदरत की इस तबाही ने दौड़ती भागती मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। इस वक्त हम मुंबई के किंग सर्कल इलाके में मौजूद हैं। हालांकि इस वक्त यहाँ पर वाटर लॉगिंग नहीं है। रात भर जो पानी जमा हुआ था उसकी निकासी हो गई है, लेकिन मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी है कि दिन भर में छुटपुट इलाकों में तो हेवी से वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। मुंबई के बिगड़े हालात के बाद बीएमसी की नींद टूटी है। हमारा जेजे हॉस्पिटल है, नायर हॉस्पिटल है। शाम को 7 बजे जब रिपोर्ट आया था कि वहाँ पानी भर गया, हमने 10 बजे तक पंप्स लगा के सारा पानी क्लियर कर दिया था और एबीपी माजा ने भी शो किया था कि सारा भी क्लीन हो गया है। इसके अलावा जो बाकी जगह पानी, रेलवेज बंद हो गई थी, सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन, हार्बर लाइन। सेंट्रल लाइन और हार्बर लाइन इसलिए बंद हो गई थी क्योंकि वहाँ पे पानी आ गया था ट्रैक्स पे। वेस्टर्न लाइन में पेड़ गिर गए थे ट्रैक्स पे, वो सारा क्लियर हो गया। सुबह से सारे ऑल ट्रेन शुरू हो चुकी हैं। मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र के कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पुणे और पालघर में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इन्हीं हालातों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की और हर तरह की मदद का भरोसा दिया है। खतरे का संकट आज भी बरकरार है। ऐसे में एनडीआरएफ की 16 टीमें अलग अलग इलाकों में तैनात है। मुंबई में 5 टीम, कोल्हापुर में 4 टीम, सांगली 2 टीम, सतारा में 1 टीम, ठाणे में 1 टीम, पालघर में 1 टीम, नागपुर में 1 टीम और रायगढ़ में 1 टीम। वहीं सीएम उद्धव ठाकरे ने बीएमसी को अलर्ट करते हुए नागरिकों से अपील की है कि बेवजह घरों से बाहर न निकलें। उद्धव ठाकरे ने मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद स्थिति की समीक्षा की। उद्धव ने अधिकारियों को सतर्क और तैयार रहने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र के दूसरे क्षेत्रों में भी हालात बिगड़ गए हैं। कोंकण क्षेत्र में भी लगातार हो रही बारिश से 4 नदियां उफान पर है। रायगढ़ के मानगांव की सावित्री नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। काल नदी उफान पर होने से 86 गांव वाले जो फंसे थे उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। कोल्हापुर में बारिश के कारण 9 राज्य के हाईवे जबकि 34 सड़कें पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं।
कुदरत के कहर की पहली किश्त में महाराष्ट्र पानी पानी हो गया है। अभी तो मानसून बाकी है। इसमें उद्धव सरकार का लिटमस टेस्ट भी होगा कि आखिर उन्होंने कितनी तैयारी की है। कोल्हापुर से दीपक सूर्यवंशी के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। तो ये कोई पहला मौका नहीं है सईद और श्वेता जब मुंबई में इस कदर हालात बिगड़ गए हैं। देश की आर्थिक राजधानी ये कही जाती है, लेकिन आखिर हर बार क्यों भारी बारिश होते ही यहाँ पर इस तरह से बदरंग हालात हो जाते हैं? चंद घंटों की बारिश से भागती दौड़ती जिंदगी मुंबई की ठप पड़ जाती है सईद। बिल्कुल नेहा, और यह सवाल आज का नहीं बरसों का है। हर सरकार से पूछा जाता है, बीएमसी से पूछा जाता है। हर बार की बारिश में यही हाल मुंबई का होता है, लेकिन इस बार की जो बारिश है वो 2005 की बारिश की याद दिला रही है, जो डरा देती है। तो श्वेता, किसी भी सरकार के पास इस सवाल का जवाब नहीं होता है। उद्धव सरकार के पास भी यही सवाल है। उसके सामने ही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर मुंबई की हालत इतनी खराब श्वेता क्यों हो जाती है? बिल्कुल, और आप जो 2005 की बारिश की बात कह रहे हैं, वाकई सबके जहन में वो आज भी ताजा होगी जब 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। करीब 550 करोड़ रुपए बारिश और सैलाब में बह गए थे। भारी बारिश से मुंबई का पसीना छूटने लगता है। चंद घंटों की बारिश जिंदगी ठप कर देती है। सड़कें समंदर में तब्दील हो जाती हैं। सड़कों पर दौड़ने वाली कारें बेदम हो जाती हैं। ट्रेन की पटरियों पर नाव चलानी पड़ती है। ये हर साल होता है। आफत आती है, मुंबई रोती है, तड़पती है, लेकिन सूरत नहीं बदलती। सवाल उठता है सिस्टम पर कि आखिर ये हालात हर साल क्यों? मुंबई की हालत सुधरती क्यों नहीं है? सरकार की योजनाओं का असर दिखता क्यों नहीं है? मुंबई की इस हालत के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? आपको बताएंगे एक एक सवाल का सच। दरअसल मुंबई के दादर, मुंबई सेंट्रल, कुर्ला, अंधेरी, साकीनाका, बोरीवली, गोरेगांव, जुहू, बांद्रा, परेल, सायन, माटुंगा, धारावी, कोलाबा, सांता क्रूज, कल्याण, हिंदमाता, अंधेरी जैसे इलाकों में सबसे ज्यादा खतरा रहता है। ये सभी निचले इलाके हैं जहां आज तक भारी बारिश के संकट से निपटने के ठोस इंतजाम नहीं किए गए हैं। समंदर के किनारे बसे मुंबई पर हाई टाइड का भी खतरा है। समंदर का पानी मुंबई के निचले इलाकों में भर जाता है। ड्रेनेज सिस्टम सरेंडर बोल देता है। आखिर भारी बारिश हुई तो मुसीबत और बढ़ जाती है। कौन भूल सकता है 26 जुलाई 2005 को? बेहिसाब तबाही मची थी पूरी मुंबई में। 1000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई थी। करीब 550 करोड़ रुपए की आर्थिक क्षति हुई थी। हजारों बसें, टैक्सी, ऑटो को नुकसान पहुंचा था। 24 घंटे के लिए मुंबई पूरी तरह से ठप हो गई थी। करीब 10 से ज्यादा दिनों तक मुंबई लोकल बंद रही थी। मुंबई को बसाने में जिस तरह प्लानिंग की गई या जो लापरवाही हुई, सरकारों ने जैसे अनदेखी की, उसी का नतीजा अब मुंबई भुगत रही है। दरअसल 7 द्वीपों को पाटकर मुंबई ने आकार लिया। इसमें बांद्रा रिक्लेमेशन, बैकवे रिक्लेमेशन और नरीमन पॉइंट जैसे कई स्थानों को जोड़ा गया। साथ ही मुंबई की 22 पहाड़ियों पर भी बस्तियां बसा दी गई। ये सब किए जाने के दौरान जल निकासी का कोई ध्यान नहीं रखा गया। मुंबई के भारी बारिश से तबाही मानो नसीब में लिख दी गई हो। दुर्भाग्य ही है कि इस हालत से उबरने के अब तक ठोस इंतजाम नहीं किए गए हैं। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
और आपको बता दें कि अहमदाबाद के कोरोना अस्पताल में आज सुबह भीषण आग लग गई। जी हां, इसमें 8 कोरोना पीड़ितों की मौत हो गई। यह हादसा अस्पताल के आईसीयू वार्ड में हुआ। उसमें 10 लोग एडमिट थे। आग में झुलसकर उनमें से 8 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि यह घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई, लेकिन मृतकों के परिजन अस्पताल और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सुबह जब वो अस्पताल पहुंचे तो इसे लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। इन्होंने जब भी जितना भी कहा इन लोगों ने पैसा जमा किया, तो फिर अभी सिक्योरिटी क्यों नहीं दी उनको? और उनकी रिकवरी हो गई थी, ठीक हो गए थे। जनरल वार्ड में उनको आज ट्रांसफर करने वाले थे, सही हो गए थे इसलिए ट्रांसफर करने वाले थे ना, 2-3 दिन में रजा देने वाले थे। अब हमारा इंसान चला गया, अब उस क्या करना। इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी को साल 2020 के लिए प्रतिष्ठित इम्पैक्ट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन यानी कि सबसे प्रभावशाली महिला का अवार्ड दिया गया है। उन्होंने साल 2020 के लिए एडवर्टाइजिंग, मीडिया और मार्केटिंग क्षेत्र की 50 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड का ये 9वां एडिशन है और कलीपुरी पिछले एडिशन में भी प्रभावशाली महिलाओं की सूची में जगह बनाने में कामयाब हुई थी। वो 2 बार टॉप 5 महिलाओं में जगह बना चुकी हैं। ये अवार्ड एडवर्टाइजिंग, मीडिया और मार्केटिंग इंडस्ट्री में शानदार योगदान के लिए दिया जाता है। चयन करने वाली ज्यूरी में मीडिया क्षेत्र के कई बड़े नाम हैं। ज्यूरी का मानना है कि कलीपुरी ने अपने नेतृत्व से इंडिया टुडे ग्रुप को असाधारण ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। बदलाव के मौजूदा दौर में कलीपुरी इंडिया टुडे ग्रुप के दौर में सबसे आगे बनी रहने में कामयाब रहे। I would like to thank Exchange for Media for awarding me the most influential woman of the year. This award will always be very special to me, coming in the time of Corona that has tested every imaginable aspect of my leadership and character. Because the award is for influence, I would like to dedicate this award to my team that produces the gold standard of journalism that gives the group and me this power. I am so deeply grateful to all of you.